कि क्या महाराष्ट्र का उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं दे सकता। क्या उसकी भरपाई फुले शाह अंबेडकर का महाराष्ट्र करेगा? कसूर ओबीसी लोगों का नहीं है, कसूर उन सरकारों का है जो सरकारें ओबीसी को लगातार उनका एक बोझ ढोने वाला समाज करके इस्तेमाल करती है। वो सरकारें असलियत में गुनहगार है। कम से कम नागपुर में बुद्ध विहार चलाने वाले लोग और बुद्ध विहार चलाने के लिए भाजपा की मदद लेने वाले लोग कम से कम इस इशारों को तो समझे, इस आगामी खतरे को तो समझे। बाबा साहब की जयंती तो देश में संख्या के हिसाब से बढ़ रही है, लेकिन बाबा साहब का संघर्ष क्या बढ़ रहा है? बाबा साहब का आंदोलन क्या बढ़ रहा है? और जब आंदोलन और संघर्ष की बात आती है तो एक तरफ जयंती बढ़ती है, जयंती मनाने वाले लोगों की बढ़ोतरी है, लेकिन आंदोलन और संघर्ष में पिछड़ापन नजर आता है, बैकवर्डनेस नजर आता है। तो क्या बाबा साहब का संघर्ष सिर्फ जयंती तक है? भारत के संविधान ने इस देश को सिर्फ एक सरकार चलाने का दस्तावेज नहीं दिया है, एक भारत देश को नई संस्कृति प्रदान की है, एक संवैधानिक कल्चर दी है। क्या उस संवैधानिक कल्चर का इस देश में पूरे अमल हो रहा है? महाबोधि विहार हमारे लिए समस्या है, जबकि महाबोधि विहार हमारे से नागपुर से कितना लंबा है? 1000 किलोमीटर में होगा। 2 किलोमीटर पर दीक्षा भूमि है, 500 किलोमीटर के 800 किलोमीटर मुंबई में चैत्य भूमि है। महाराष्ट्र में बाबा साहब द्वारा बनाई गई पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी है, उसका क्या हाल है? उसका क्या हाल है? क्या उसके ऊपर संघीय लोगों का कब्जा नहीं है? कि बौद्ध विहार का मामला अंग्रेज के जमाने से अनागारिक धम्मपाल से लेकर महाबोधि सोसाइटी के संघर्ष से लेकर बिहार में आपकी पार्टी है, आप भी बाबा साहब के नाम पे राजनीति करते हो, तो क्या बिहार विधानसभा में इसके लिए कोई कोशिश नहीं कर सकते? रामविलास पासवान कभी भी इंडिपेंडेंट अंबेडकराइट पॉलिटिक्स नहीं करते थे। वो बड़ी बड़ी ऊंची जातियों के पार्टियों के साथ कभी एनडीए कभी यूपीए, कभी एनडीए कभी यूपीए। अरे भाई, एनडीए और यूपीए को क्या लेना देना है वो महाबोधि विहार के आंदोलन के साथ? तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ एक लड़ने का मंच हो सकती है, सामाजिक परिवर्तन का जरिया नहीं हो सकती, अंबेडकरी आंदोलन की आवाज नहीं हो सकती। चाहे राहुल गांधी कितने भी कांशीराम जी की भाषा इस्तेमाल करके बहुजनों को अपने नजदीक लेने की बात जरूर करें, सुनने में अच्छा लगता है कि राहुल गांधी भी कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। 11 अप्रैल को महात्मा फुले की जयंती थी, बड़े पैमाने पे आजकल होने लगी है, और फुले के लिए एक बनाया गया चित्रपट सिनेमा 11 अप्रैल को ही रिलीज होने वाला था। महाराष्ट्र में सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड के लोग सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। इसको अगर हम अलग ढंग से कहें तो सरकार की कठपुतलियां होती है। उन्होंने फुले के सिनेमा को रोक के रखा, उसका प्रदर्शन रोक के रखा,
क्यों रोक के रखा? कि कुछ चंद लोगों ने, ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने उस सिनेमा का विरोध किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या महाराष्ट्र का उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है? उत्तर प्रदेश ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं दे सकता, क्या उसकी भरपाई फुले शाह अंबेडकर का महाराष्ट्र करेगा? और फुले का चित्रपट रुकेगा और चंद लोगों का धरना प्रदर्शन किसी पुणे के जगह में होता है तो महात्मा फुले का चित्रपट रुक जाता है। और महाराष्ट्र में महात्मा फुले, ओबीसी को मानने वाले लोग चुपचाप है। सरकार में बैठे हुए छगन भुजबल जैसे लोग चुपचाप है। गोपीनाथ मुंडे की लड़की मंत्री है। अब मुंडे को तो अपने गुंडाई से निपटना मुश्किल हो रहा है, वो बेचारे फुले की लड़ाई क्या लड़ेंगे? वो चुपचाप है। बीजेपी में ओबीसी की नेता की भरमार है। बीजेपी के अध्यक्ष भी ओबीसी परिवार से आते हैं, लेकिन उनको फुले से क्या लेना देना? कोई इक्का दुक्का अगर मामा देशमुख छोड़ दे तो तमाम सारे ओबीसी राम भक्त बन चुके हैं, उनको फुले से क्या लेना देना? कसूर उनका नहीं है, कसूर उनके लिए बनाया गया माहौल का। कसूर ओबीसी लोगों का नहीं है, कसूर उन सरकारों का है जो सरकारें ओबीसी को लगातार उनका एक बोझ ढोने वाला समाज करके इस्तेमाल करती है। वो सरकारें असलियत में गुनहगार है। विदर्भ में ही वर्धा है और वर्धा से 2-3 बार एक सांसद रहे तेली समाज के साथी। ओबीसी समुदाय का एक हिस्सा है तेली समाज। विदर्भ में तेली समाज की आबादी बड़े पैमाने पे है और तेली समाज बीजेपी का भी बड़ा समर्थक है। उसी समाज के एक पूर्व सांसद और बीजेपी के नेता को, तड़स को, वर्धा जिले के एक मंदिर में अंदर जाने से रोका। क्या विदर्भ का ओबीसी? विदर्भ का ओबीसी में उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं। जिसको मंदिर में जाने से रोका वो बीजेपी का नेता। क्या बीजेपी उसके लिए कोई दुख प्रकट करती है? क्या उसके लिए कोई खेद प्रकट करती है? क्या बीजेपी को इसके बारे में बुरा लगता है? बिल्कुल नहीं। पूना में भी इसके पहले एक ओबीसी समुदाय के नेता का अपमान हुआ था। छगन भुजबल से लेकर पंकजा मुंडे तक कोई किसी की आवाज नहीं आई। बावनकुले जी से लेकर और किसी तक, वडेट्टीवार तक किसी की आवाज नहीं आई। तात्पर्य यह है कि 11 अप्रैल को महात्मा फुले के जयंती के मौके पर देवेंद्र फडणवीस, जो इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, नागपुर के सुपुत्र हैं, ना नागपुर में दंगा रोक सके, ना चंद ब्राह्मणों का विरोध वो रोक सके। ऐसे नाकाब मुख्यमंत्री अगर महाराष्ट्र के धरती पर रहेंगे तो ये फुले शाह अंबेडकर का महाराष्ट्र नहीं रहेगा। कम से कम नागपुर में बुद्ध विहार चलाने वाले लोग और बुद्ध विहार चलाने के लिए भाजपा की मदद लेने वाले लोग कम से कम इस इशारों को तो समझे।
इस आगामी खतरे को तो समझे। और घर में सोए पड़े अंबेडकरवादी लोग जो विदर्भ में जिनकी आबादी बड़ी भारी तादाद में पढ़ाई लिखाई में आगे है, सरकारी नौकरियों में आगे है, बाबा साहब फूले के मेहरबानी के ऊपर आरक्षण के लाभार्थी हैं, लेकिन कर्ज चुकाने में आप पीछे रहने लगे। फुले शाह अंबेडकर का कर्ज चुकाने में आप वापस पीछे रहने लगे। क्या ये विदर्भ के लोगों को, क्या ये नागपुर के प्रबुद्ध लोगों को शोभा देता है? इसका भी जरूर उन लोगों ने विचार करने की जरूरत है। समय किसी के लिए रुकता नहीं। आप नहीं करोगे, समय गवाओगे। समय आपके लिए रुकेगा नहीं, आपको दोबारा मौका देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। थोड़ा गंभीर होने की जरूरत है। और यही बात 11 अप्रैल की है, 14 अप्रैल की है। 14 अप्रैल देश भर जयंती है, देश के बाहर है। अंबेडकरवादी बस्तियों के लड़कों के लिए बहुत से लोगों ने अपने अपने इलाकों में होटल खोल के रखे हैं। यंग लड़के बीजेपी का काम करे, मनसे का काम करे, शिवसेना का काम करे और शाम को होटल में जाकर जो चाहे एंजॉय करे। क्या ये दिखाई नहीं देता? क्या इसमें समझ में नहीं आता? बाबा साहब की जयंती तो देश में संख्या के हिसाब से बढ़ रही है, लेकिन बाबा साहब का संघर्ष क्या बढ़ रहा है? बाबा साहब का आंदोलन क्या बढ़ रहा है? और जब आंदोलन और संघर्ष की बात आती है तो एक तरफ जयंती बढ़ती है, जयंती मनाने वाले लोगों की बढ़ोतरी है, लेकिन आंदोलन और संघर्ष में पिछड़ापन नजर आता है, बैकवर्डनेस नजर आता है। तो क्या बाबा साहब का संघर्ष सिर्फ जयंती तक है, 6 दिसंबर तक है? क्या इसके ऊपर बाबा साहब को मानने वाले लोग, खास करके बुद्धिस्ट लोग, क्या गंभीरता से विचार नहीं करेंगे? आप ओबीसी से उम्मीद मत रखिए, आपसे तो उम्मीद रख सकते हैं ना। अगर आप भी बाबा साहब के डायरेक्ट लाभार्थी होने के बाद भी अगर इसको गंभीरता से नहीं लेंगे तो आने वाले दिन कैसे होंगे, सरकारों की नीतियां कैसी होगी, इसका थोड़ा अंदाजा तो लगा लो। और जब अंदाजा लगाते हो तो जिस भारत के संविधान को 75 साल पूरे हुए, क्या नजारा है देश का, क्या नजारा है संविधान के इंप्लीमेंटेशन का। संविधान को 75 साल हुए, सरकार से लेकर सारे लोग अमृत महोत्सवी साल मनाने में लगे हैं। मनाना चाहिए, क्योंकि संविधानकर्ताओं की दूरदृष्टि का परिणाम है कि 75 साल भारत की विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी इस संविधान के कारण भारत एक इकट्ठा मजबूत राष्ट्र आज दुनिया के सामने खड़ा है। यह राजनेताओं की कोई उपलब्धि नहीं है, ये संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि, खास करके बाबा साहब की दूरदृष्टि और संविधान की दूरदृष्टि का परिणाम है। ये राजनीतिकारों के दूरदृष्टि का परिणाम नहीं है। भारत के संविधान ने इस देश को सिर्फ एक सरकार चलाने का दस्तावेज नहीं दिया है, एक भारत देश को नई संस्कृति प्रदान की है, एक संविधानिक कल्चर दी है। क्या उस संविधानिक कल्चर का इस देश में पूरे अमल हो रहा है? सवाल यह है। एक तरफ संविधान की वाहवाह हो रही है, संविधान के नाम पे पार्लियामेंट में 2 दिन की चर्चा, उसमें संविधान में क्या दिया, हमने क्या किया, क्या रहा, इसका कोई हिसाब किताब नहीं।
दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारेंगे और हमाम में दोनों नंगे नजर आएंगे। क्या यह संविधान की गरिमा है? महाराष्ट्र विधानसभा में अंदर एक दिन की चर्चा रखी। क्या कोई ठोस मुद्दा आपको कभी मिला कि महाराष्ट्र राज्य ने संविधान की इस नीति का 100% इंप्लीमेंटेशन किया? सरकार किसी की भी हो, क्या वर्तमान सरकार अपने लगभग 4-5 महीने के कालखंड में बता सकती है कि संविधानिक यह नीति है और हम इन्हें इस नीति का प्रयोग करते हुए संविधान की इस नीति का अमल किया? उत्तर प्रदेश में एक जिला है, आज जब मैं सबे पेपर देख रहा था तो उत्तर प्रदेश के एक जिले में दलितों की बस्ती, छोटे छोटे मकान गिरे, लगभग वो 5-6 साल में वो रहते हैं। एक दिन उनको नोटिस आता है कि आप जिस मकान में रह रहे हो वह गैर कानूनी है, आपको 24 घंटे के अंदर यह मकान खाली करना है। नागपुर में भी कई लोगों को यह नोटिस आई, देश के कोने कोने में आ रही है। मैं जिस उत्तर प्रदेश का उदाहरण आपको दे रहा हूं, वो घर किसके थे? वो घर पंत प्रधान आवास योजना के अंतर्गत बने हुए सरकारी आवास थे। पंत प्रधान आवास योजना अंतर्गत बने हुए प्रधानमंत्री आवास योजना, सरकार द्वारा बनाए गए घर, वो गैर कानूनी कैसे? और जब सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का इंप्लीमेंटेशन किया तब वो जमीन सरकार की है या नहीं इसका सरकार को पता नहीं था। सरकार को इतनी अकल नहीं थी कि वो प्रधानमंत्री आवास योजना का इंप्लीमेंटेशन कर रहे, वो जमीन सरकार की है या और किसी की है। आज उत्तर प्रदेश का प्रशासन उस दलित परिवारों को नोटिस दे रहा है 24 घंटे के अंदर घर खाली करवाए। क्या यह संविधान संस्कृति है? क्या यह संविधान का इंप्लीमेंटेशन है? जो दलितों के साथ है वो आदिवासी के साथ। आदिवासी की जमीन किसी भी विकास प्रोजेक्ट के नाम पर कभी भी सरकार एक्वायर करती है। नागपुर के बाजू में गढ़चिरौली जिला, वहां एक लॉयड एंड मेटल प्राइवेट कंपनी खदान का काम करती है, कोयला निकालने का काम करती है। हजारों हेक्टेयर जमीन किसानों की, उसमें आदिवासी है, ओबीसी है, दलित है, अन्य है। विदर्भ में कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। एक तरफ किसान की आत्महत्या होने के बावजूद भी किसानों को जमीनों से बेदखल करना, उनको भूमिहीन बनाना, क्या यह संविधान की नीति है? क्या भारतीय संविधानकर्ताओं ने इस नीति का संविधान में निर्धारण किया? तो सवाल किसके नीति पर चल रही है? सरकार किसकी नीति के ऊपर चल रही है? और अगर इसका जवाब हम ढूंढते हैं तो चाहे केंद्र की सरकारें हो, राज्यों की सरकारें हो, ये कुछ चंद पूंजीपति धन्ना सेठ कारपोरेट के इशारे पर देश में काम करती है। ये नाम के वास्ते एमएलए एमपी है, नाम के वास्ते कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री है, चलाने वाला कोई और है। क्या संविधानकर्ताओं की दूरदृष्टि ऐसी थी? क्या संविधानकर्ताओं को यह अपेक्षा थी कि सरकार के नाम पर कोई कारपोरेट गवर्नमेंट कराएगा, चलाएगा? मैं जब कारपोरेट गवर्नेंस कह रहा हूं
तो अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, और उन्होंने जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़ी 2019 के चुनाव के बाद, तो 2019 के चुनाव के बाद जब किसी की भी सरकार नहीं बन रही थी, तो यही शरद पवार की पार्टी, जिसमें अजीत पवार थे, जो वर्तमान में बीजेपी की सरकार में उप मुख्यमंत्री है, वो शरद पवार की पार्टी और बीजेपी की नेताओं की मीटिंग मुंबई में उद्योगपति के घर पे बैठी थी कि सरकार किसकी बनाए, सरकार किसकी बनाए। बाबा साहब का 1954 का एक भाषण है, 1951 का लोकसभा के अंदर वाला एक भाषण है। बाबा साहब ने कहा था उद्योगपति पार्लियामेंट का सदस्य हो सकता है क्योंकि वो देश का नागरिक है, उसको वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, इसलिए वोट भी दे सकता है, चुन के भी आ सकता है, पार्लियामेंट में जा सकता है। लेकिन बाबा साहब ने लॉ मिनिस्टर होने के नाते पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट पास करते वक्त 1951 में लोकसभा के अंदर यह स्पष्ट रूप से कहा था कि कोई भी उद्योगपति पार्लियामेंट का सदस्य जरूर बन सकता है, लेकिन पार्लियामेंट किसी उद्योगपति के कब्जे में नहीं जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए। बाबा साहब के नाम का रोज झंडा डंडा उठाने वाले तमाम आंबेडकरवादी लोग, जिनकी नागपुर में कोई संख्या कम नहीं है, क्या इनको बाबा साहब का यह गंभीर इशारा समझ में नहीं आता? क्या बाबा साहब का यह इशारा आरएसएस बीजेपी वाले सुनेंगे और समझेंगे? कांग्रेस वाले समझेंगे? आप और हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो उनसे क्या? जो बेवफा है उनसे वफा की क्या उम्मीद? बेवफा से वफा की क्या उम्मीद? तो जब संविधान को 75 साल हो गए, सवाल यह है कि संविधान नीति कहां है? इस कार्यक्रम का प्रयोजन यही है, संविधान की वाहवाह करना। यह संविधान अधिकार सम्मेलन का मकसद नहीं है। बाबा साहब का कितना योगदान है वो अब दुनिया जानती है, इसलिए उनकी जयंती ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, फ्रांस हो, बिल्कुल छोटा सा बेल्जियम जैसा देश क्यों ना हो, मनाते हैं। लेकिन बाबा साहब को, विचारों को इस देश की सरकारें कितना मानती है, यह आपके और मेरे लिए बड़ा सवाल है। अगर यहां की सरकार बाबा साहब के फोटो के सामने नतमस्तक होती है तो आपको अच्छा लगता है, और बाबा साहब के विचारों को पैरों तले कुचल देती है, तो क्या आपको और हमको शर्म नहीं आनी चाहिए? क्या बुरा नहीं लगना चाहिए? 14 अक्टूबर हो, 6 दिसंबर हो, धम्म दीक्षा दिन हो, आदि चंडी वाले लोग आपके सामने आकर खुद बताएंगे बाबा साहब कितने महान थे। इससे ज्यादा और विडंबन क्या हो सकता है? इससे ज्यादा और धोखेबाजी क्या हो सकती है? और यह धोखेबाजी का परिचय कितने लेवल पे है? संविधान में एक ओरिजिनल एक आर्टिकल है, उसी के तहत जब प्लानिंग कमीशन इस देश में था, जो मोदी सरकार आने के बाद खत्म किया गया, उस प्लानिंग कमीशन ने एक बात तय की थी कि देश में जितने भी मंत्रालय हैं, केंद्र सरकार के और राज्यों के, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोक संख्या के हिसाब में बजट में उनका आवंटन होगा। यह भारतीय संविधान के एक आर्टिकल के मुताबिक प्लानिंग कमीशन ने यह तय किया था। मोदी सत्ता में आए, प्लानिंग कमीशन भी गया,
और ये लोक संख्या के आबादी के हिसाब से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को बजट में हिस्सा देने का मामला वो भी रफा दफा हो गया। क्या इसको लेकर आंदोलन नहीं खड़ा होना चाहिए? हमें भी समस्या की जान और पहचान होनी चाहिए। महाबोधि विहार हमारे लिए समस्या है, जबकि महाबोधि विहार हमारे से नागपुर से कितना लंबा है? 1000 किलोमीटर में होगा। 2 किलोमीटर पर दीक्षा भूमि है, 500 किलोमीटर के 800 किलोमीटर मुंबई में चैत्य भूमि है। महाराष्ट्र में बाबा साहब द्वारा बनाई गई पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी है, उसका क्या हाल है? उसका क्या हाल है? क्या उसके ऊपर संघीय लोगों का कब्जा नहीं है? क्या उसके ऊपर गैर आंबेडकरी ताकतों का कब्जा नहीं है? हमें आंदोलन का शौक है, नाम के लिए, नतीजे के लिए नहीं। मैं अगर मोर्चा निकालूंगा, आंदोलन करूंगा, मेरी तस्वीर छापेगी, सोशल मीडिया मेरी रोज नाम की घंटी बजाएगा। इसी में अंबेडकरवादी मशगूल है। बिना नतीजे की परवाह किए बगैर आंदोलन चलाना यह कोई समझदारी का परिचय नहीं है, आत्मसंतुष्टि है, खुद को समाधान लेने वाली बात है। और इसीलिए महाबोधि विहार के लिए आंदोलन होना जरूरी है। लेकिन समस्या कैसी सुलझेगी? सिर्फ बिहार के सरकार को जो महाबोधि विहार टेम्पल मैनेजमेंट कानून है 1949 का, उसमें एक बदलाव करने की जरूरत है। क्या तुम्हारे विचारों का एक भी एमएलए बिहार में है जो इस प्रस्ताव विधानसभा के अंदर रख सकता है? क्या बिहार में 17% दलित आबादी होने के बावजूद क्या अंबेडकरवादी आंदोलन है? अरे भाई, जहां अंबेडकरवादी आंदोलन नहीं, अंबेडकर संघर्ष नहीं, तो तुम्हारी बात कौन सुनेगा? तुम सोचते हो कांग्रेस वाले सुनेंगे, तो इतने सालों में उन्होंने क्यों नहीं किया? रामविलास पासवान जब मंत्री थे, बॉम्बे में आए थे, तब मैंने खुद बात की थी कि बौद्ध विहार का मामला अंग्रेज के जमाने से अनागारिक धम्मपाल से लेकर महाबोधि सोसाइटी के संघर्ष से लेकर बिहार में आपकी पार्टी है, आप भी बाबा साहब के नाम पे राजनीति करते हो, तो क्या बिहार विधानसभा में इसके लिए कोई कोशिश नहीं कर सकते? रामविलास पासवान कभी भी इंडिपेंडेंट अंबेडकराइट पॉलिटिक्स नहीं करते थे। वो बड़ी बड़ी ऊंची जातियों के पार्टियों के साथ कभी एनडीए, कभी यूपीए, कभी एनडीए, कभी यूपीए। अरे भाई, एनडीए और यूपीए को क्या लेना देना है वो महाबोधि विहार के आंदोलन के साथ? आवाजें उठी है। कुछ लोगों ने लोगों की नब्ज पकड़कर समझकर विधानसभा में बात की, महाराष्ट्र में, बिहार के और पार्लियामेंट के अंदर बातें की। क्या उनकी पार्टी उनका समर्थन करती है? क्या उनकी पार्टी उनका समर्थन करती है? महाराष्ट्र विधानसभा में 1-2 दलित आमदार महाबोधि विहार की बात उठाता है। मेरा सवाल उनसे है, क्या तुम्हारे पार्टी का उसके लिए समर्थन है? और उसका जवाब नहीं है। बिहार में कोई उठाता है, उसके लिए कोई समर्थन नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ एक लड़ने का मंच हो सकती है, सामाजिक परिवर्तन का जरिया नहीं हो सकती, अंबेडकरी आंदोलन की आवाज नहीं हो सकती। चाहे राहुल गांधी कितने भी कांशीराम जी की भाषा इस्तेमाल करके बहुजनों को अपने नजदीक लेने की बात जरूर करें, सुनने में अच्छा लगता है,
कि राहुल गांधी भी कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अभी कहते हैं, अगर राहुल गांधी ये बात कहते हैं, कांग्रेस पार्टी क्या उसके लिए तैयार है? और अगर कांग्रेस पार्टी तैयार होती तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होती। एक दलित कांग्रेसी नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, जाटों के पीछे आप चले गए और बीजेपी को हराने का मौका कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में गंवाया। क्या कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ जंग लड़ेगी? जो खुद राहुल गांधी का बयान गुजरात में कि गुजरात की कांग्रेस पार्टी आदि बीजेपी के लोगों से भरी पड़ी है। सबूत क्या चाहिए? हमारी टिक्का टिप्पणी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी का नेता ही खुद बोलता है कि हमारी पार्टी में आधे संघ परिवार के लोग हैं। और अभी नया नया उदाहरण, तेलंगाना राज्य, बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हमारी सरकार आएगी तो दलितों का, शेड्यूल कास्ट का, कर्मचारियों का उपवर्गीकरण होगा। आरक्षण के नाम पे उनको 3-4 टुकड़ों में बांटा जाएगा ताकि वो आपस में एक दूसरे के साथ खिलाफ लड़े। जाति के नाम पहले लड़ते थे, अब जाति के नाम पे नहीं लड़ेंगे तो आरक्षण के नाम पे लड़ेंगे। संविधान ने आरक्षण दिया सामाजिक न्याय के तहत, और राजनीतिक पार्टियां उसका इस्तेमाल कर रही है दलितों को एक दूसरे के खिलाफ लड़वाने के लिए। क्या यह संविधान नीति है? क्या यह आरक्षण नीति है? एजेंडा संघ परिवार का, एजेंडा बीजेपी का लागू करने वाले देश में पहली सरकार कांग्रेस की तेलंगाना में। तेलंगाना की सरकार, उन्होंने पहला यह एजेंडा लागू किया। तो भाई फर्क क्या है कांग्रेस और बीजेपी में? कौन सा फर्क है? एजेंडा वही है। इसीलिए बात ध्यान में रखिए, फुले शाहू अंबेडकर के लोगों ने एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, राजनीति के लिए तुम्हारा हर कोई इस्तेमाल करेगा लेकिन तुम्हारे संघर्ष के लिए कोई नहीं आएगा, वो तो तुम्हें ही लड़ना पड़ेगा। और इसलिए बीआरएसपी जैसे इंडिपेंडेंट राजनीतिक दलों की जरूरत पड़ती है ताकि ये जंग जारी रहे। इसीलिए एक अलग ताकत, और यही तो संदेशा था बाबा साहब का। क्या बाबा साहब ने ये कहा कि सब कुछ अपना बोरिया बिस्तारा समेट लो और दूसरे के घर पे जाकर रेंटल पे रहो? क्या बुद्ध का यही संदेशा था कि सारा अपना कुछ है उसको छोड़ दो, अत्तदीप भव छोड़ दो और दूसरे के पैरों पे जाकर जिंदगी गुजार दो? क्या ये बुद्ध का संदेश था? बाबा साहब के बुद्ध के मानने वाले लोगों ने अगर इसका गंभीरता से विचार नहीं किया तो हिंदू राष्ट्र की बातें करने वाले लोग आज सत्ता पे आसीन हैं। मुसलमानों को उन्होंने वक्फ बिल के माध्यम से ठेंगा दिखाया। आने वाले दिनों में क्रिश्चियन टारगेट पे होंगे। अंबेडकरवादी लोग कितने दिन छूटेंगे? क्या इनकी साजिश हमें समझ में नहीं आती? कुछ लोगों के समझ में आती है, फिर की उनको दलाली करनी है। किसी को एमएलए बनना है, किसी को एमपी बनना है, किसी को यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनना है, किसी को गवर्नर बनना है। ये जूते चाटने वाले लोग आंदोलन नहीं चला सकते, उनको जूते चाटने दो, उनको जूते चाटने दो, वो आंदोलन नहीं चला सकते। लेकिन आप लोगों में आकर भ्रम तो जरूर पैदा कर सकते हैं। बीजेपी के कारवा को रोकने के लिए हमें इस घोड़ी के ऊपर बैठना है। अरे ये घोड़ी हमारा एजेंडा लेके जाएगी क्या? उसका भरोसा नहीं, वो फिक्र छोड़ो। अरे बाबा साहब अंबेडकर ने इसीलिए आज़ादी के समय पे गांधी और कांग्रेस को यह सवाल किया था कि मैं भी तुम्हारे साथ आज़ादी की जंग लड़ सकता हूं, लेकिन लड़ने के बाद
आजादी में मेरे लोगों का हिस्सा क्या होगा ये पहले बताओ, तो मैं आपके साथ हूं। यही भूमिका राजनीति के लेवल पे लेनी पड़ेगी। क्या होगा बुरा से बुरा? क्या होगा? बुलडोजर चलाएंगे, घर गिराएंगे, तो आंदोलन कीमत मांगेगा, आंदोलन बलिदान मांगेगा। जो देने लायक है वो देगा, जो कमीना है वो भाग के जाएगा, वो पीछे हटेगा, जो कमजोर है वो छोड़ के जाएगा, जिसको देना है वो देगा। महाराष्ट्र में ऐसे लोगों की अभी कमी है, और जितनी जल्दी से यह कमी बढ़ती जाएगी उतना खतरा ज्यादा होगा। और इसीलिए आने वाले दिनों में मेरे भाषण के बाद भी 10 बजे के बाद भी आपका संविधान का कार्यक्रम चलेगा, क्योंकि वो पॉलिटिकल भाषण नहीं है और इसलिए उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग भी एक संदेशा देते हो ना, संविधान की हिफाजत करो, रक्षा करो, बचाओ। कौन करेगा? बिना एक एमएलए, बिना एक एमपी नागपुर के बेजनबाग में यह फैसला नहीं होगा। देश के विधानसभा के अंदर यह फैसला होगा, देश के संसद के अंदर फैसला होगा। वक्फ बिल से समझ जाओ सरकार एक किस तरह से जा रही है, उनका रवैया क्या है। जम्मू कश्मीर के 370 को लेकर समझ जाओ सरकारें क्या जा रही है। पूरे देश में रिजर्वेशन इन प्रमोशन बंद पड़ा है, समझ जाओ। कल अगर उन्होंने हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर दी तो आप गाने बजाने करते रहोगे क्या? यही मेरा आप सभी लोगों से सवाल है। क्या करोगे? कितने विधायक आपके पास, कितने सांसद है आपके पास जो विधानसभा के अंदर, संसद के अंदर फिर कहोगे दूसरों के भरोसे पे रहते। अरे दूसरों के भरोसे पे जिंदगी गुजारना, ये बाबा साहब ने कहा बंद करो, अपने भरोसे पे गुजारो। क्या ये भी सीख हमें समझ में नहीं आएगी? और इन्हीं चंद बातों को ध्यान में रखकर आने वाली दिशा कौन सी दिशा में जा रही है इसका एहसास है हमें। और इसीलिए बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी ने जहां जहां भी आरएसपी है उन राज्यों में और उन राज्यों के जिले में ये संवैधानिक अधिकार सम्मेलनों का आयोजन किया है। जिला लेवल पे किया है। सारे लोगों को इकट्ठा करके हम बड़ी रैली सभा कर सकते हैं, लेकिन मुल्ला अगर मस्जिद के पास नहीं आता है तो मस्जिद को मुल्ला के पास लेके जाना पड़ता है। और अंबेडकर आंदोलन के मुल्ला लोग आजकल बड़े हैं, उनको मैदान में आने की, जंग में आने की, बड़ी रैली में आने की शर्म लगती है। कोटा भरा है, अब उतनी जरूरत महसूस नहीं होती। इसीलिए हमने जिला, हर जिला स्तर पर, महाराष्ट्र या महाराष्ट्र के बाहर, ये संविधान अधिकार सम्मेलन के माध्यम से मई महीने के एंड तक देश में कई बुनियादी मुद्दों को लेकर हम अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं, अपने लोगों को संघर्ष के लिए तैयार कर रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में ज्यादा और कड़े संघर्ष की जरूरत है तो हमारे आंदोलन का शिकवाई कमजोर नहीं साबित होना चाहिए, बल्कि संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी और तमाम सारे विरोधी जो भी है उनके खिलाफ मैदान जंग में ताकत के साथ खड़ा होना चाहिए और अपने मंजिल तक पहुंचने में सफल होना चाहिए। इसी आशा और उम्मीद के साथ ये संविधान अधिकार सम्मेलनों का आयोजन महाराष्ट्र के हर जिले में हो रहा है। उसी के पहले कड़ी में आज नागपुर में ये संपन्न हुआ। आयोजकों का शुक्रिया, आपका भी धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। और इसके बाद तुरंत हमारा संविधान के साथियों का कार्यक्रम इसी मंच पर जारी रहेगा। जय भीम, जय भारत।